हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जेई साहब में बिल्डिंग मटेरियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह के हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 3.1 से लेके 3.16 तक। तो इस रेंज के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 3.15। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है सीमेंट की। इसके अलावा इसमें दो पॉइंट और ध्यान रखने के हैं कि यदि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी सर्टेन वैल्यू जो कि मैंने आपको बताई है 3.1 टू 3.616, यदि इससे ज़्यादा हो जाती है तो सीमेंट में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मतलब किस वजह से, यदि वो है तो क्यों है। तो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो 3.16 से ज़्यादा 3.2 है या 3.25 है, वैसे इतनी होती नहीं है। तो यदि हैं तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक, कारण, इफेक्ट नहीं, रीज़न। पहला इफेक्ट हो सकता है कि उसकी ग्राइंडिंग ठीक से नहीं हुई हुई है। ग्राइंडिंग यानी कि सीमेंट की पिसाई जो है वो ठीक से नहीं हुई हुई है। और दूसरा कारण है कि सीमेंट में कहीं ना कहीं मॉइस्चर है, यानी कि सीमेंट का जो हाइड्रेशन है वो शुरू हो चुका है। ये दो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें ध्यान रखनी है कि यदि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा है तो या तो उसकी ग्राइंडिंग ठीक से नहीं हुई हुई है या फिर उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नॉमिनल साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक। अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है नॉमिनल और स्टैंडर्ड में। आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसने आपका स्टैंडर्ड साइज़ दिया है ब्रिक का 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, यानी कि 90 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ये है आपका स्टैंडर्ड साइज़। ये आपका मॉड्यूलर साइज़, दोनों ही आप बोल सकते हैं इसको। मॉड्यूलर ब्रिक भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक भी बोल सकते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक या स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ए मॉड्यूलर ब्रिक, दोनों का आंसर 19 × 9 × 9 है। दिक्कत आती है जब आपके साथ नॉमिनल जुड़ जाता है। नॉमिनल जुड़ते ही उस ब्रिक में जो है मोटार की मोटाई आपको जोड़नी होती है। तो मोटार हम लेते हैं 10 mm का, यानी कि 1 सेंटीमीटर का। तो 10 mm लगाते ही ब्रिक का साइज हो जाता है 20 × 10। यहाँ पे ये 21 है, ये गलत लिखा हुआ है। साइज हो जाएगा 20 × 10, यहाँ पे 20 लिख लेना। 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर नॉमिनल साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ नीडल इन विकार्ट apparatus फॉर द टेस्ट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। पहले तो दो क्वेश्चन ये याद रखने हैं कि जो विकार्ट apparatus है उससे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। विकार्ट apparatus से सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट, दूसरा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, और तीसरा आपका फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। ये तीन टेस्ट आपके विकार्ट apparatus से होते हैं। उसके बाद इसने पूछा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम में नीडल का साइज क्या होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए आप 10 mm की नीडल का यूज़ करते हैं। यदि आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं तो आप 1 mm का प्लंजर लेते हैं। और यदि आप फाइनल सेटिंग टाइम लेते हैं तो आप 5 mm का नीडल लेते हैं विद कॉलर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है 10 mm का नीडल। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए विकार्ट apparatus में 10 mm का नीडल का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डेप्थ द नीडल इन द विकार्ट apparatus शुड पेनिट्रेट इनटू द सीमेंट पेस्ट इन कंसिस्टेंसी टेस्ट। वही जो भी हमने देखा कि पहले तो कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वो विकार्ट apparatus से होता है। उसमें एक माउल्ड होता है, इसमें एक माउल्ड होता है इस तरह का। इसकी जो ऊपर वाली डेप्थ में ये जो डाया होता है ये 60 mm का होता है, नीचे वाला 70 mm का होता है। और इसकी जो ये डेप्थ है ये इसकी 40 mm की होती है। तो इसमें ये पूछा है कि इस टेस्ट को करने के लिए जो आपकी जो नीडल है उसको कितना पेनिट्रेट होना चाहिए। तो उसका आंसर है 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप टू द माउल्ड। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजिंग है, mm में है, सेंटीमीटर में है, टॉप में है, बॉटम में है। तो ऊपर से, माउल्ड के ऊपर से 33 से 35 mm का पेनिट्रेशन हो जाना चाहिए, तब आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है वो आपका सक्सेसफुल रहता है। अगला क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ कोर्सर सीमेंट पार्टिकल्स लीड्स टू। यदि हम सीमेंट में सीमेंट के जो कण है यदि वो मोटे होंगे, कोर्सर होंगे तो क्या फ़र्क होगा।
तो हमने पढ़ा है कि सीमेंट जितना हम फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, सीमेंट को जितना बारीक पीसते हैं, उतना ही उसकी उतना ही सीमेंट के कणों की पानी से जो क्रिया, जिसे हम जलयोजन हिंदी में या हाइड्रेशन इंग्लिश में कहते हैं, वो अच्छी होती है। तो यदि सीमेंट के कण ज़्यादा मोटे होंगे तो उसका हाइड्रेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ कम होगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है लो ड्यूरेबिलिटी। जो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन तभी अच्छे से होता है जब सीमेंट के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हों। जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे, फाइनर द पार्टिकल्स, बेटर द हाइड्रेशन प्रोसेस इन द सीमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लो ड्यूरेबिलिटी। द डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्लियर कट आंसर है, छोटे बड़े हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है। तो सीमेंट की डेंसिटी आपको याद रखनी है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि यदि 1 मीटर क्यूब के कंटेनर में आप सीमेंट को रखते हैं तो उसका वेट 1440 किलोग्राम होगा। 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट में जो, कहने का मतलब जो सबसे बड़ा खलीफा है, जो सीमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है, वो तत्व, वो पदार्थ कौन सा है, सीमेंट का वो इंग्रेडिएंट कौन सा है। तो वो इंग्रेडिएंट है सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3 है। एक तो भाई साहब ये ऐसे हैं कि सीमेंट में जैसे ही पानी मिलता है, सीमेंट में जैसे ही वाटर मिलाते हैं, ये एकदम रैपिड एक्शन करते हैं और फ्लैश सेटिंग करा देते हैं। यानी कि सीमेंट को एकदम, यदि हम उसमें जिप्सम ना मिलाएं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जिप्सम एक रिटार्डर है जो सीमेंट को तेज जमने से रोकता है। यदि हम सीमेंट में जिप्सम ही ना मिलाएं तो ये भाई साहब सीमेंट में पानी मिलाते ही सीमेंट को एकदम जमा देंगे, जो कि बिल्कुल ही अनडिज़ायरेबल है। यदि सीमेंट एकदम जम जाएगा तो हम उससे काम कैसे करेंगे। तो ट्राई, इसके अलावा ये सल्फर के साथ मिलकर सल्फा एल्यूमिनेट भी बनाता है, जो सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और सीमेंट में क्रैक्स आ जाते हैं, सीमेंट डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस वजह से भी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3 ये अनडिज़ायरेबल है सीमेंट में। लेकिन बनता है सीमेंट में, प्रोसेसिंग में बनता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अनडिज़ायरेबल ये है। The stretcher bond in brick masonry can be used only when the thickness of wall। अब पहले तो स्ट्रेचर और हेडर का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये आपका ब्रिक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो सामने से हमें दिखाई देता है 19 लेंथ वाला, 19 सेंटीमीटर वाला, ये आपका होता है स्ट्रेचर। और ये जो ये आपको इसका माथा दिखाई देता है 9 सेंटीमीटर वाला, ये होता है इसका हेडर। तो इसमें पूछा है द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी। यदि हम ब्रिक मैसनरी में स्ट्रेचर बॉन्ड बनाए, ये वाला बॉन्ड बनाए, तो जो थिकनेस है वॉल की वो कितनी होगी। तो थिकनेस हमेशा, यदि हम इसकी मैसनरी बनाते हैं तो थिकनेस हमेशा यही होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 mm या 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 399 1963 द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड एज। जो एक मॉइस्चर होता है टिम्बर में, वो IS निम्नलिखित कोड के अकॉर्डिंग कितने मॉइस्चर पे स्पेसिफाइड किया जाता है टिम्बर के वेट को। तो टिम्बर के लिए एक आइडल मॉइस्चर करा गया है, जिसपे ये सामान्यतः टिम्बर का जो वेट है वो हम मेज़र करते हैं, वो है आपका 12% मॉइस्चर कंटेंट। 12% मॉइस्चर कंटेंट पे हम जो टिम्बर को उसका वेट हम कंसिडर कर लेते हैं। यदि उससे ज़्यादा है तो हमें उस मॉइस्चर को कम करना पड़ेगा बाई वेरियस मीन्स। बहुत सारे तरीके हैं उसके, मैकेनिकल है, आर्टिफिशियल है, बहुत सारे तरीके हैं, भाप द्वारा, भट्टी द्वारा, पानी में, बहते पानी में उबाल कर, काफ़ी तरीके हैं। वो जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड। जब हम मॉइस्चर बढ़ाते हैं तो सैंड में बल्किंग होती है। बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब होता है रेत का फूल जाना। रेत के कणों के बीच में जो है वाटर, पानी के कण आ जाने के कारण उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। और एक आभासी यानी काल्पनिक होता है, जब 5 से 6% 5 से 6% मॉइस्चर पर जो बल्किंग ऑफ सैंड है वो मैक्सिमम हो जाता है। और उसके बाद जब हम मॉइस्चर और ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि पानी का वॉल्यूम, पानी की मात्रा और ज़्यादा सैंड में बढ़ाते हैं, तो वो जो बल्किंग ऑफ सैंड है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंक्रीज टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीज।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं, पहले एक सर्टेन लेवल तक बढ़ता है और फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसमें एक पॉइंट एक और याद रखना है कि जितनी पतली सैंड होगी, द फाइनर द सैंड द मोर द बल्किंग ऑफ सैंड। मतलब जितनी पतली रेत के कण जितने बारीक होंगे उतना ही उनकी बल्किंग ज़्यादा होगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्लियर कट स्टेटमेंट के रूप में आ जाता है। तो इसे इस तरह याद रखना है, द फाइनर द सैंड, जितनी पतली मतलब जितने आपके सैंड के जो पार्टिकल का साइज कम होगा उतने ही ज़्यादा आपका सैंड का बल्किंग होगा। तो थैंक यू, दीज वर द क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।